Good afternoon to all of you. Today our topic for the panel discussion is data security, and I would like to introduce our panelist, Mr. Daljit Dogra, MD, CEO, Zoroastrian Cooperative Bank, then Mr. Kailashji Pawar, DGM, IT, Pune People's Cooperative Bank. Then we have Mr. Asif Shah. He's from Jaipur Urban Cooperative Bank. He's a director and BOM member. So we'll start the discussion. Today's topic is data security. So as you know that in banking, data is a very important. जैसे आपको मालूम है कि डेटा मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा एंड फर्दर हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, हमारी जो बैंक के इंटरनल वर्किंग है उसका डेटा, तो ये सब डेटा सिक्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेडिशनली वी वर सिक्योरिंग इट बाय वे ऑफ रजिस्टर्स एंड इट वाज केप्ट इन लॉक एंड की, and that lock and key was kept with 2 or 3 people only. So the data was totally safe. But now, as it is digitalized, preserving this data has become very, very difficult. And therefore, we will discuss on this, and I would like to ask question to Mr. Kailash ji, कि अगर डेटा हमें जो ट्रेडिशनली हम लोग रखते थे और अभी जो हम लोग डेटा रख रहे हैं जो डिजिटलाइज है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? हाउ विल डिफरेंशिएट दैट प्लीज. हेलो, जैसे कि अभी मैडम ने कहा है कि अभी पुराना बैंकिंग जो था ट्रेडिशनल बैंकिंग कि उस टाइम लेजर पे बैंकिंग था कि वहाँ पे कस्टमर जब आता था तो लेजर पे एंट्री होती थी. ये 20 साल 25 साल पहले. उसके बाद टीबी लेवल पे डेटा स्टोर हुआ. उस टाइम क्या होता था, कस्टमर जब बैंक में आता था तब बैंकिंग स्टार्ट होती थी और जो ब्रांच में सर्वर रहता था और जो ब्रांच का स्टाफ था वो मॉर्निंग में आके सर्वर स्टार्ट करके बैंक स्टार्ट होती थी. मगर आज का बैंकिंग देखा जाए तो 24/7 बैंकिंग है. उसमें क्या होता है कि जब हम 24/7 बैंकिंग करते हैं तो पहले कैसे थे कि शाम में सर्वर शट डाउन करके जाते थे. अभी 24/7 में क्या होता है कि मोबाइल बैंकिंग दे रहे, हम यूपीआई दे रहे, कहीं पे हम इंटरनेट बैंकिंग दे रहे. मगर जो आज के डेट में देखा जाए तो हमने डेटा पूरा बैकडोर ओपन किया है. अभी कई 2019 से सब लोगों ने क्लाउड पे डेटा शिफ्ट किया है. अभी सबको लगता है क्लाउड सेफ है, मगर क्लाउड कब सेफ है? तो ये प्राइवेट क्लाउड रहेगा तभी सेफ है. आज के डेट में बैंकर को भी पता नहीं है कि उनका डेटा कहाँ पे स्टोर है. जो भी बैंक आती है या कोई वेंडर आता है तो वेंडर बोलता है क्लाउड क्लाउड, मगर कोई भी बैंकर को ये पता नहीं उनके साथ उनके एग्रीमेंट क्या है, डेटा उनका कहाँ स्टोर है. कि जहाँ पे क्लाउड मीन्स क्या है कि जहाँ पे आपका पेस है उन्होंने क्या है पब्लिक क्लाउड पे डेटा स्टोर किया है. दूसरी चीज़ है कि आज के इसमें सबको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट है, तो बहुत से बैंकें ने क्या किया है कि प्राइवेट क्लाउड के बजाय पब्लिक क्लाउड में डेटा स्टोर कर दिया है. उनको लगा है कि अपना सिक्योरिटी क्लाउड पे जाएगा और क्लाउड वाला देखेगा कि ये पूरा सिक्योर्ड हुआ है. मगर जो अभी कस्टमर का डेटा है तो इसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बैंकर की है, क्लाउड वेंडर की नहीं है. मगर सबको लगता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल गैप्स ये नहीं देखा चाहिए तो मैंने क्लाउड पे डेटा डाल दिया, मेरे बात ख़त्म हो गई. मगर आज के डेटा में स्टोर करने के लिए ना तो डेटा इतना हॉस्ट है कि अभी कस्टमर का पूरा डेटा और एम्प्लॉय का डेटा वो उसकी सिक्योरिटी करना है तो उसके लिए बहुत से कंट्रोल है. मगर आज के इसमें देखा जाए तो मैडम ने जब कहा है कि आज कैसे स्टोर करना चाहिए तो आज के इसमें बहुत सा उसमें कंट्रोल लगाने पड़ेंगे. इसके लिए मैडम आज का बैंकिंग में बहुत से इशू है कि जो डेटा की किस तरह से सिक्योरिटी को कंट्रोल लगाना चाहिए. बहुत अच्छी बात कही है पवार जी ने कि कंट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर कंट्रोल्स करने हैं तो क्या मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे? कैन यू प्लीज फोकस ऑन दैट? आसिफ जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर हमें डेटा सेफगार्ड करना है तो उसके लिए क्या मेजर्स लेना ज़रूरी है? थैंक यू मैम फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहली चीज़ एज अ बैंकर, हम लोग सब बैंकर्स हैं और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर. कस्टमर कम्स फर्स्ट. तो एज अ बैंकर
आज के ज़माने में अगर कोई कस्टमर आता है मेरे पास, तो एक अगर बेसिक क्वेश्चन पूछता है कस्टमर मेरे से कि सबसे पास में ब्रांच कौन सी है हमारी, तो मेरा उसको जवाब क्या होता है कि आपके सबसे पास में जो ब्रांच है ये है, दिस इज़ योर ब्रांच. You are in control of not only your banking, but you are in control of everything that goes with your banking. आपके बैंकिंग से आज रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, जैसे कि कई कंपनीज आई है यहाँ पे, कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है लेकर आया है, कोई KYC लेकर आया है, कोई मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं. दे आर ऑल रिलेटेड, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द कस्टमर. अब सिक्योरिटी जो होती है कस्टमर डेटा की, हम फोकस करते हैं कस्टमर डेटा पे. मैं कहता हूँ कि हमें फोकस करना चाहिए 3 चीज़ों पे: कस्टमर डेटा, कस्टमर का पैसा, और एम्प्लॉय जो बैंक के हैं उनकी भी सिक्योरिटी. क्योंकि ये जो एक पूरा अम्ब्रेला बना हुआ है बैंकिंग का, इन तीनों को इस अम्ब्रेला के अंडर में हमको लेना पड़ता है इस चीज़ को. ठीक है, तो कस्टमर का डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. उस कस्टमर के डेटा को सिक्योर रखना सबसे इम्पोर्टेंट है. पहले जैसे आपने बताया मैडम कि आप उसको रजिस्टर में रख के लॉक इन की में रख देते थे. अब आज की तारीख में आप ये सोचिए कि अगर हम कस्टमर को ये बताते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो वेंडर्स आज यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं वो लोग हैं, उन वेंडर्स के पीछे और बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं. तो मल्टीपल लेयर्स हो गई हैं जहाँ पे उनका डेटा रखा जा रहा है. और जो भी डेटा है, पहले एक सिंपल साइंड पेपर होता था, आज इलेक्ट्रॉनिक डेटा है. उस डेटा को कॉपी करना, उस डेटा को मूव करना बहुत ईजी है, अगर गलत जगह गलत टाइम पे वो किसी को एक्सेस मिल जाता है. तो एक लेयर तो वो हो गया. दूसरा, मनी इटसेल्फ, फिजिकल मनी कहाँ रहा, कौन आजकल कैश लेके घूमता है. आज आप एक सब्ज़ी भी खरीदेंगे और आप कार भी खरीदेंगे तो आप पेटीएम करेंगे, आपका फ़ोन पे यूज़ करेंगे, QR कोड यूज़ करेंगे. इट्स ऑल डिजिटल मनी, इट्स ऑल इन वंस एंड ज़ीरोज़. आज के टाइम पे जो मनी हो गया, उस पैसे को सिक्योर रखना, वो पैसा कहीं पड़ा है ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसको सिक्योर रखना वो भी एक आस्पेक्ट है. और उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं बैंक के, उनको सेफगार्ड रखना. The biggest weakness of any hack is the human factor. एक हमेशा से मानी गई ये चीज़ है. अगर आपको पता हो, कुछ साल पहले एक बांग्लादेश का एक बैंक था, सेंट्रल बैंक, उनके यहाँ पे हैक हुआ था, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ए ह्यूमन एरर, एंड उसकी वजह से हो गया था. तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमको एम्प्लॉय को भी इतना ही इम्पोर्टेंट रखना है जितना उनके पैसे को और एक एम्प्लॉय को. तो मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाँ आ रही हैं, AI आ रहा है, बिग डेटा आ रहा है, इन सब को हमको अपने साथ यूज़ करना है, बट इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है. तो सिक्योरिटी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि यस, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है वो हमको समझना है, वो हमको सीखना है. और ये सिक्योरिटी और जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डायनेमिक और चेंजिंग है कि हमको भी उसके साथ इतना ही डायनेमिक और चेंजिंग होना है आगे. थैंक यू आसिफ जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है आसिफ जी ने. सबसे पहले तो हमारा एम्प्लॉय, इसे हमें सेफगार्ड करना ज़रूरी है. उसके बाद कस्टमर डेटा, और उसके लिए मल्टी लेयर सिस्टम हम लोगों ने यूज़ करनी ज़रूरी है. और उसके लिए हमारा जो बोर्ड है, और बोर्ड के साथ साथ हमारी जो IT की टीम है, और जो AGM DGM लेवल के लोग हैं, इन सबको हमें अलर्ट रखना, इसके बारे में इन्फॉर्म रखना और अवेयर करना ज़रूरी है. अभी ये हो गई सिक्योरिटी की बात. अभी इसके साथ साथ हमारे पास इतना जो कस्टमर का डेटा है, ये डेटा कैसे हम मैक्सिमम यूज़ करके हमारा जो कस्टमर है इसका बिजनेस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और इस सवाल के लिए मैं डोगरा जी से विनती करती हूँ कि वो इस पर फोकस करें. थैंक यू. हमें रोज़ कोई ना कोई मैसेज कहीं से आता रहता है कि आपका 5 लाख का लोन अप्रूव है, प्री अप्रूव्ड है. तो दिस इज़ हाउ द डेटा इज़ गेटिंग यूज्ड बाय बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, वो बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं. एज ए कोऑपरेटिव बैंक हमारे पास बहुत प्रिमिटिव, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं डेटा को आज एनालाइज करने के लिए. लेकिन जो संभावनाएं हैं दैट आई विल शेयर विद यू कि बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमारे पास कस्टमर की होती है. जब कोई कस्टमर अकाउंट खोलता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके एज से हम बहुत सारी इन 3-4 चीज़ों से भी हम बहुत सारा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लाइफ के किस स्टेज में है. सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, उसको जैसे जैसे लाइफ उसकी आगे चलती है तो बहुत सारी और ज़रूरतें होती हैं. तो वो जो डेटा हमारे पास है उसको अगर हम
एनालाइज करें या उसको समझें, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल भी होते हैं, तो हम एक राइट टाइम पे उनको राइट प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लोन है, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, कार लोन है। तो एक तो यूज़ इसका वो डेटा जो हमारे पास है, और दूसरा कुछ डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। जैसे किसी का क्रेडिट स्कोर है, हम लोन सैंक्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत सारे बैंक उस चीज़ को देखते हैं कि उसका हिस्ट्री क्या है, क्या डिफ़ॉल्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, जो सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। बहुत सारे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स कितने करते हैं, हम भी तो अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं संभावनाएं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बैंक्स, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो उस डेटा को भी कलेक्ट करके, एनालाइज करके अच्छी डिसीजनिंग करते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी पिच करते हैं, और स्केलेबल बिजनेस जो पॉसिबल है, वो डेटा को अगर हम ठीक से समझें, उसको ठीक से एनालाइज करें, तो बिजनेस ग्रोथ में डिफरेंट स्टेजेस में लाइफ के उसके क्या प्रोडक्ट उसको चाहिए, और उसके डिफ़ॉल्ट की संभावना कितनी है, पेमेंट रीपेमेंट की कैपेसिटी उसकी है, लेकिन इंटेंशन। एक नई चीज़ हम पहले देखते थे कि किसी को लोन दिया तो उसकी नेट टेक होम सैलरी कितनी है, ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, उसकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन एक दूसरा है जिसका कोई डेटा हमारे पास नहीं होता, वन इज इंटेंशन टू रीपे। बहुत सारे बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर हैं आज बैंकिंग सेक्टर में, उनकी शायद रिपेइंग कैपेसिटी है, लेकिन इंटेंशन टू रिपे नहीं है। तो जो इंटेंशन टू रिपे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस आजकल देनी चाहिए, और वो भी डेटा अवेलेबल है। वो उसका नंबर्स कुछ अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, वो क्या खरीदता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, तो ऑल दोज थिंग्स, ये सारी संभावनाएं हैं, और बहुत सारे बैंक्स इसको यूज़ करें। एक बड़ी नॉर्मल सी टर्म आती है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है कि नहीं है, और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो उसको अवॉइड करना है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको पता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस करना है तो आपका कोई ना कोई नेटवर्किंग होना चाहिए। बिना नेटवर्किंग के बिजनेस चलाना मुश्किल है। तो किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति पॉलिटिकली एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि अगर आपकी वाकिफियत नहीं है तो लाइसेंस लेना और बहुत सारे काम करना, टैक्सेशन है, तो वो तो गिवन है, लेकिन पॉलिटिकली एक्सपोज कितना है और उसके मिटिगेंट क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं। जो डेटा कुछ हमारे पास है, बहुत सारा बाहर है, तो इसमें वी नीड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, तो जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं वहाँ मिल जाए। लेकिन जब तक वो नहीं होता तो एक सिंपल अगर हम कस्टमर प्रोफाइलिंग कर लें कि एक व्यक्ति की उम्र 30 साल है, जो हमारे पास अकाउंट होल्डर है, सेविंग अकाउंट है, तो 30 साल की उम्र में कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा, अभी पढ़ाई उसकी ख़त्म हो गई है, अगर सर्विस करता है, शादी हो गई है, फैमिली होगी, मदर होगा, फादर होंगे, तो उनके अकाउंट्स हमारे पास हैं कि नहीं। बड़े प्रैक्टिकल सिंपल सी ये चीज़ें हैं विच वी कैन डू इवन टुडे। और बाकी जो एडवांस डेटा एनालिसिस है, दैट इफ़ यू आर एबल टू यूज़, देन वी कैन आल्सो हैव स्केलेबल बिजनेस ग्रोथ। जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कोऑपरेटिव बैंक्स में, हमारे ब्रांचेस कम हैं, हमारे मीन्स कम हैं, तो अभी अवेयरनेस हमारे बैंकों के बारे में अभी भी 50-50, 100-100 साल तक हम बैंक चला रहे हैं, लेकिन कई बार ये सुनने को मिलते, अच्छा आपका बैंक तो हमको पता नहीं, तो विजिबिलिटी हमारी कम है। ये सब चीज़ें हम इससे यूज़ कर सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी बात कही है डोगरा जी ने। उन्होंने एक नया अप्रोच हमें दिया है, दैट इज़ एनालिटिकल अप्रोच। हमारा जो कस्टमर है, इसका डेटा हमारे पास पड़ा है, लेकिन हम लोग कभी देखते हैं उस डेटा को, उसकी कभी स्टडी करते हैं। अगर लोन देना है तो हम लोग देखते हैं जस्ट उसका एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी पेमेंट कैपेसिटी, दैट्स ऑल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लस सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स वी डिसबर्स द लोन। लेकिन उसका कैरेक्टरिस्ट क्या है या उसका इंटेंशन क्या है, ये भी इन फ्यूचर हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। कि ज़्यादातर ऐसे दिखाई पड़ता है कि जो बड़ा लोन है वही लोन हमें एनपीए बढ़ाने के लिए
प्रोवोक करता है, या एनपीए उसी से ही बढ़ता है जो बड़ा लोन होता है, और वो रिकवर करने के लिए हमें बहुत ही परेशानी हो जाती है। इसके बाद में और एक टॉपिक है जो है डीपीटी एक्ट। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़ा कैलाश जी डीपीटी के बारे में बताइए। अभी मैडम ने कहा है डीपीटी एक्ट तो बहुत आगे अभी इंडिया में आने वाला है, मगर कोऑपरेटिव बैंक का एक नेचर है कि हमारे जो वर्ड में है कि कोऑपरेट, सबको कोऑपरेट करना। कस्टमर के साथ भी हम इतना विश्वास रखते हैं, कस्टमर हुआ वेंडर हुआ। इसमें क्या होता है कि हम स्टाफ भी वैसा है कि कोई भी एसओपी नहीं रहती। समझो अभी एक आधी सिस्टम है, तो सिस्टम में हम जब डेटा स्टोर करते तो उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करते, हर एक इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करते, और एक सबके पासवर्ड में आईएमपी फाइल या पासवर्ड फाइल एक्सेल की बनाते और उसमें पासवर्ड स्टोर करते। दूसरी चीज़ है नेट बैंकिंग यूज़ करते, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग रहता है तो उसका पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, सब है, तो भी हम क्या करते हैं उसमें पासवर्ड स्टोर कर रखे। मीन्स फिर से मैंने यूज़र आईडी डालना, पासवर्ड डालना, इससे अच्छा मैंने उसको सेव करके रखते हैं। ये फ्रॉड कहाँ से होता है? और डेटा बोलते तो हम डेटा कहाँ पे डेटा है और वो डेटा हम कितना उसका सिक्योरिटी लेते हैं। क्या होता है कि अपना नेचर में क्या है कि हमें सबको कोऑपरेट करना, मीन्स हम सब पे ट्रस्ट रखते हैं। जो भी वेंडर आता है, वो वेंडर जब आता है, सीबीएस वेंडर हो या हार्डवेयर वेंडर हो, वो आता है, मशीन उठाता है, मशीन लेके जाता है, वो उसकी एंट्री भी नहीं होती है। वो मशीन को देखा जाए तो मशीन पे डेटा रहता है। समझो अभी लोन है, कोई बंदा लोन की फाइल असेसमेंट कर रहा है, तो डेटा कहाँ में रहता है? एक्सेल में रहता है। अकाउंट होने के बाद तो सीबीएस में जाता है, मगर जब वो स्क्रूटिनी कर रहा है तो उसके सब क्रेडेंशियल फाइनेंशियल हम वो मशीन पे स्टोर करते। उसमें कोई मशीन पे पासवर्ड नहीं रहता है, हर एक कस्टमर के नाम का फोल्डर रहता है। वो फोल्डर के अंदर उसका असेसमेंट की फाइल रहती, केवाईसी की फाइल रहती, उसके बैंक स्टेटमेंट रहते। अभी ये तो होगा बैंक में। दूसरी चीज़ है कस्टमर जब एटीएम में जाता है, पैसा निकालता है, उसे पता है वो रिसीट नहीं निकालना चाहिए, तो भी रिसीट निकालता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो डस्टबिन में डाल देता है। दूसरे और कोई कस्टमर है, बिजनेस कस्टमर, बैंकर भी उसे स्टेटमेंट देते, वो स्टेटमेंट उठाता है, घर पे जाता है, 2 इंट्रा देखता है, उसके बाद वो रद्दी में भेज देता है। फिर ये डेटा जाता कहाँ पे? अभी सबको लगता है कि मुझे फ़ोन आ रहे, कहाँ से फ़ोन आते? फ़ोन कहाँ से आते? तो हम डेटा सब जगह पे स्प्रेड कर रहे। जैसे कि अभी मैडम ने देखा है कि अभी हम व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ करते, उसके बाद फेसबुक यूज़ करते। व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ करते तो अपने के उसके लिए अपने को जीमेल का एड्रेस चाहिए, जीमेल आईडी। हम वहाँ पे जीमेल का जो मेल आईडी है, कोई भी बंदा है कि उसको आज तक पता नहीं कि उसने कभी लाइफ में लॉग आउट किया है क्या। नहीं तो किसी को पूछो, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके साथ फ्रॉड होता है, अनपढ़ लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होता है। आज जो भी जितनी भी केसेस आती है दिन में, तो डॉक्टर, इंजीनियर, इनके साथ फ्रॉड होता है। क्योंकि क्या होता है, फ्रॉडनेस क्या करता है, जब मैं कहीं तो भी जा रहा हूँ या कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे मेरा फ़ोटो खींचूँगा, स्टेटस डालूँगा। मैंने नया गाड़ी लिया, फ़ोटो खींचूँगा। मैं कहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, फ़ोटो खींचूँगा, स्टेटस डालेगा। तो वो टारगेट बनता है। अभी उसका टारगेट कहाँ बनता है कि उसे पता है, जैसे सर ने कहा डेटा एनालिसिस करना चाहिए। हम लोगों का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा कोई नहीं कर रहा है क्या? हमारा भी कर रहा है ना। तो ये कॉल वहाँ से आते हैं क्योंकि हम डेटा बाहर ने सोशल मीडिया पे ओपन सोर्स पे शेयर कर रहे। अभी डीपीडी एक्ट आपने बोला ऐसा, डीपीडी एक्ट तो बैंक के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें तो इतने करोड़ों का फाइन है। क्योंकि जो कस्टमर का अकाउंट अपने पास है, उसका केवाईसी हमारे पास है, और वो केवाईसी हमारे पास है, और कस्टमर ने कहा कि मैंने जब अकाउंट ओपन किया था बैंक के पास केवाईसी दिया, वो बैंक ने सी केवाईसी वो कस्टमर का किया होगा। लास्ट सी केवाईसी किसने किया है, वो बैंक रिस्पॉन्सिबल है। उसमें समझो कस्टमर ने क्लेम किया कि आज मेरा डेटा यहाँ से गया, उसके बाद इतना फ्रॉड हुआ है,
तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीपीडी एक्ट तो चलने वाला है, क्योंकि डीपीडी एक्ट क्यों आया, आज हर एक स्टेट का जो भी है लॉ अलग अलग है, इसलिए साइबर फ्रॉड कोई भी आज हम नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए आज अपने इंडिया का एक ही एक्ट होने वाला है और वो डीपीडी एक्ट होने वाला है। तो डीपीडी एक्ट में जैसे कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे फाइनेंशियल सेक्टर की हर फाइनेंशियल सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हम डेटा ले रहे वो मास्किंग फॉर्म में होना चाहिए। उसका जो भी है तो वो डिजिटल फॉर्म में हम स्टोर कर रहे हैं, मगर उसको भी हम मास्किंग फॉर्म में स्टोर करना चाहिए। जिस पर्पस के लिए डेटा हम ले रहे हैं उस पर साइन लेना है कस्टमर का कि ओनली फॉर दिस यूज। मगर आज हम क्या कर रहे, डायरेक्ट आधार या पैन का प्रिंट आउट ले रहे, अपने बैंक में फाइलिंग कर रहे, उस पर ना कस्टमर की साइन है ना पर्पस लिखा है, और वही डेटा बाहर जाने के बाद कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो डीपीडी एक्ट अभी इंडिया में नहीं आया, मगर एक साल में आने वाला है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को वो एक्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू पवार जी। अभी एक लास्ट क्वेश्चन आसिफ जी के लिए। आज यहाँ पे बहुत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, तो डेटा सिक्योरिटी के बारे में क्या आप उनके लिए पॉइंट दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ? या दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, इन टर्म्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी या कोई भी डेटा रिलेटेड इशू जो अपन बात करते हैं बैंक के लिए, मतलब एज ए बोर्ड मेंबर या एज ए मैनेजमेंट, जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ वो है, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा क्योंकि वेंडर्स हैं यहाँ पे, बट हम वेंडर्स को स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है? और वेंडर्स की कंप्लाइंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। एज वेंडर्स मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, आप कंप्लाइंट रहिए। आपके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं, सब सॉल्यूशंस हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशंस हैं। आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं सब वेंडर्स ने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, हमारे पास ये स्टैक है, हमारे पास वो स्टैक है। आप उस स्टैक का बिल्डअप देखिए, कोई 1 या 2 प्रोडक्ट नहीं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट से होता है, और सब टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं जब एज ए बैंकर, जब हमारे पास एक गाइड बुक आती है, आरबीआई की हैंड बुक आती है, उसके अंदर आई थिंक 1 या 2 चैप्टर हैं आईटी के रिलेटेड, बाकी पूरी 90% बुक है बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए। लेकिन अब वो टाइम चला गया है, मेरे ख्याल से अब आरबीआई को करना चाहिए कि 50% इज़ बैंकिंग एंड 50% इज़ टेक्निकल रेगुलेशंस। इसके लिए आरबीआई शुड हम असिस्ट अस एंड ऑल्सो गाइड अस, और एज सच प्रोवाइड सर्टिफिकेशंस टू द वेंडर्स कि ये सर्टिफाइड वेंडर्स हैं, दे हैव कंप्लाइंस, इन्होंने कंप्लाइंस किया हुआ है। क्योंकि न सिर्फ इनके टेक्नोलॉजी से एक बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है, एक एंड यूज़र, एक कस्टमर पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए एज ए बोर्ड मेंबर मैं तो यही कहूँगा कि बी विजिलेंट ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केट। जो आपको सर्विस प्रोवाइडर दे रहे हैं उनसे कंप्लायंस मांगिए, उनसे सर्टिफिकेशंस मांगिए, एंड देन ओनली गो हेड विद देम। थैंक यू आसिफ जी। मैं सभी को ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा है कि आरबीआई ने एक साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन ट्रेनिंग पुणे में कैप जो है तो कैप इंस्टीट्यूट चला रही है। उन्होंने लास्ट ईयर तो उन्होंने कम से कम अभी तक 2000 लेक्चर लिए ऑनलाइन। तो आपके पास मेल आती होंगी तो उसमें बेसिक से पढ़ाती है। जैसे कि अभी जो बैंक महाराष्ट्र में तो उसको वो लोकल लेवल लैंग्वेज में पढ़ाती है, तो उसमें बहुत से उन्होंने स्टेप्स दिए कि क्या सिक्योरिटी होना चाहिए। मींस क्लार्क के लिए अलग ट्रेनिंग है, ऑफिसर के लिए अलग है, उसमें आईटी के लिए अलग है, और बोर्ड के लिए भी ट्रेनिंग होती है। डू और डोंट्स मींस बोर्ड ने क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। क्लार्क लेवल में क्या सिक्योरिटी मींस जब कस्टमर ऑनबोर्डिंग होता है तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग होते टाइम क्या देखना चाहिए और क्या उससे लेना चाहिए, और लेने के बाद उसे कहाँ पे स्टोर करना चाहिए। दूसरी चीज़ और है कि बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब हमारे पास जो कस्टमर है, कस्टमर इतने ट्रस्ट से हमें डेटा देते हैं। आज के डेट में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके पास ज़्यादा डेटा वो सबसे अमीर रहने वाला है। और जो भी अभी वॉर होने वाला है, ये तो वॉर अभी जो चल रहा है भारत पाकिस्तान, अगला वॉर तो डेटा पे होने वाला है। मीन्स जो भी वन नेशन टू वन नेशन, ये डेटा पे वॉर होने वाला है, रोज साइबर वॉर होने वाला है।
तो सिक्योरिटी ये जो है तो ये सबने लेना है। तो सभी को मैं गुजारिश करूंगा का आरबीआई का जो साइबर सिक्योरिटी का जो लेक्चर होते हैं ऑनलाइन उनके लेक्चर होते हैं, तो वो लिंक पे आप रजिस्टर करिए और उससे बेसिक ट्रेनिंग होता है, उसमें बहुत से गाइड होगा आपको। थैंक यू। Okay, we stop here. We are already late. So thank you Asif ji, thank you Kailash ji, and thank you Dogra ji. Thank you very much. Okay.